एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे आखिरी के 3 प्रोविजंस रिवीजन के। ठीक है, ये रिवीजन की पार्ट 3 वीडियो है। पहली 2 वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, गो चेक देम आउट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब चालू करते हैं सेक्शन 443 से। लास्ट के 2-3 सेक्शंस हैं, वेरी इजी। अभी तक रिवीजन अगर पढ़ते आए हो यूट्यूब से मेरी वीडियो से, सो इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 443। 443 हमारे अगेन बात करता है हाई कोर्ट की पावर के बारे में। ठीक है, हमने पहले सेक्शन 442 में भी पढ़ा है कि हाई कोर्ट के पास रिविजन से रिलेटेड कैसी पावर्स होती हैं। ठीक है, अब हम दोबारा इसमें भी पढ़ने वाले हैं, बट इस पावर की जो स्पेसिफिक पावर जो किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है विड्रॉइंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ केसेस। ठीक है, हाई कोर्ट किसी भी रिविजनल अपील जब हम फाइल करते हैं, मतलब रिविजन फाइल करते हैं, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये पावर है सेक्शन 443 के अंडर। अब सब सेक्शन 1 पढ़े तो क्या बोल रहा है वो, इट सेज दैट व्हेन वन or more persons is convicted at same trial makes application to high court for revision. Any other person convicted at the same trial makes application for revision to session judge. High court shall decide regards to the general convenience of the parties and the importance of question involved that which of the two courts should finally डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये जो हमारी अभी तक इतनी बात हुई है, ये क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात कि जब एक केस में एक या एक से ज़्यादा लोगों को कन्विक्शन मिला है, कन्विक्शन मतलब गिल्टी उनको प्रूफ कर दिया गया है और उनको सज़ा मिली है, पनिशमेंट मिली है। ठीक है, और उस केस में उनमें से कुछ लोगों ने फाइल की है रिवीजन के लिए एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, और कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी सेशंस जज के पास, सेशंस कोर्ट पे। ओके, सेम ट्रायल, सेम पीपल दैट हैव बीन पनिश्ड अंडर कन्विक्शन, बात सेम केस की ही हो रही है, बट आधे लोगों ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी उस केस से रिलेटेड, और जो आधे बचे हुए थे या 1-2 ने जो है सेशंस जज सेशन कोर्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी। उसके बाद क्योंकि हम सेम ट्रायल की बात कर रहे हैं, सेम लोग हैं जिनको सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट मिली है, इसलिए हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि अकॉर्डिंग टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज मतलब कि जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है उनके कन्वीनियंस, उनको कन्वीनियंस क्या रहेगा। ठीक है, और दूसरा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं उस एप्लीकेशन में। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सेशंस कोर्ट या सेशंस जज, जो कि सेशन जज जो है सेशन कोर्ट में ही बैठता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेशन जज। ठीक है, या सेशन कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा क्या सेशन जज उन एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करेगा या हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट खुद डिसाइड करेगा ये चीज़, 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्या, कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड। तो ये पावर आती है हाई कोर्ट की, और इसमें हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है उन एप्लीकेशंस को और या तो विड्रॉ कर सकता है। कैसे करेगा कि जब वो डिसाइड कर लिया है कि वो किस कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशंस डिस्पोज ऑफ होंगी, तो आगे जाके क्या बोल रहा है, जब हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि वो खुद उन एप्लीकेशंस को इटसेल्फ, मतलब हाई कोर्ट खुद उन एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करेगा, रिवीजन एप्लीकेशंस को, तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा, सेशन जज को, सेशंस कोर्ट में जाके सेशन जज को बोलेगा कि तुम्हारे पास जितनी भी इस केस से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उसको मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, है ना। हाई कोर्ट ये बोलेगा सेशंस कोर्ट को कि इस केस से रिलेटेड जो तुमको एप्लीकेशंस आई हैं वो मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। क्यों? क्योंकि सेम केस है, सेम लोगों ने सेम तरीके से काइंड ऑफ सेम ट्रायल में क्योंकि वो कन्विक्ट हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी कनेक्टेड सिमिलर वेज में जो है एप्लीकेशन होगी, इसलिए कोर्ट बोलेगा वो एप्लीकेशंस मुझे दे दो, क्योंकि कोर्ट ने डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने, कि वो खुद उन एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करेगा। पर अगर हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि वो एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन करेगा, सेशंस कोर्ट डिस्पोज ऑफ, है ना। हाई कोर्ट जब फील करता है कि इट्स नॉट नेसेसरी फॉर इट मतलब फॉर हाई कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट को ही वो एप्लीकेशंस जो उसके पास वो सेशंस जज के पास आई है उसी को वो डिस्पोज ऑफ करनी पड़े हाई कोर्ट को, तब वो क्या कर सकता है, वो उन रिवीजन एप्लीकेशंस को ट्रांसफ़र करवा सकता है सेशन जज के पास, है ना। जो हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशंस आई हैं वो उन एप्लीकेशंस को ऑल टुगेदर जो है क्लम्प करके कैन मेक इट ट्रांसफर टू द सेशंस कोर्ट। तो एक ही बार में एक ही कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, सिमिलर टाइप की रिवीजन एप्लीकेशंस को जो है एक तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देंगे सक्सेसफुली, और जो इतना केओस हो रखा है, न्यूसेंस हो रखा है, वो जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ मेन प्रोविजन जो आपका ट्रांसफर ऑफ विड्रॉल का होता है। ये पावर जो है वो मेनली वेस्टेड होती है हाई कोर्ट के पास। अब इस
सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को मैं एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। देखो ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसको हटा दो। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है? हाई कोर्ट आता है ना, और हाई कोर्ट के नीचे आता है हायरार्की में सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट में ही सेशन जज बैठता है ना। तो अब सेशंस कोर्ट के नीचे आता है CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो अब रिविजन में क्या होता है? रिविजन में जो भी लोअर कोर्ट रहता है, अगर उसने कोई सेंटेंस, ऑर्डर या डिसीजन पास किया, तो जो हायर कोर्ट रहते हैं जैसे हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट, वो लोअर कोर्ट से उस केस को कॉल करते हैं, उस केस के रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के लिए बुलाते हैं। या फिर कोई भी पर्सन जिसकी कोई केस को लोअर कोर्ट ने डिस्पोज किया है, डिसाइड किया है, वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है हायर कोर्ट्स में फॉर रिविजन के लिए। रिविजन मेनली होता क्या है? रिविजन होता है जब 3 चीज़ें जो कि है करेक्टनेस, इसको याद रखना, ये सेक्शंस में भी दी हुई है, प्रोविजंस में, लीगैलिटी और करेक्टनेस, लीगैलिटी एंड प्रॉपर्टी। जब आप देख रहे हो कोई भी सेंटेंस या ऑर्डर की जो कि लोअर कोर्ट ने पास की है, ठीक है, तो उसको हम रिविजन बोलते हैं। व्हाट इज रिविजन? रिविजन इज बेसिकली जब हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट के डिसीजन, ऑर्डर या सेंटेंस को एग्जामिन करने के लिए ऑन दीज 3 पैरामीटर्स कॉल करते हैं कोई भी केस जो उन्होंने डिसाइड किया है, कोई भी केस को उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको रिविजन बोलते हैं, है ना। वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द बेसिक प्रोविजंस ऑफ रिविजन इन प्रीवियस वीडियोस। तो ये रिविजन है। अब सेक्शन 443 क्या बोलता है कि अगर CJM ने केस डिसाइड किया जिसका नाम था A वर्सेस B, ठीक है, इसमें A ने मर्डर किया था B का, A ने मर्डर किया B का, A के साथ C और D भी थे जिन्होंने मर्डर किया। केस जब डिसाइड हुआ तो पता चला कि A के साथ C और D भी थे जिन्होंने मर्डर किया। तो जो CJM है, इन्होंने इन तीनों को सज़ा दे दी, ठीक है, पनिश कर दिया इन तीनों को, सज़ा दी 10 years की फॉर ईच ऑफ दैम। अब ये जो इसमें से ये जो हमारे कन्विक्टेड लोग हैं, ये क्या करते हैं? सेम ट्रायल में ये लोग कन्विक्ट हुए, है ना। ये क्या करते हैं? इनमें से जो A और C है, ये जाके एक एप्लीकेशन देते हैं सेशंस कोर्ट में फॉर रिविजन, और जो हमारा D है वो देता है हाई कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन फॉर रिविजन, ठीक है, रिविजन की एप्लीकेशन देता है अकॉर्डिंग टू हमारा सेक्शन 443 की बात करें ना। तो अब क्या करेगा हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के पास अब क्या पावर है कि क्योंकि ये सेम ट्रायल में कन्विक्ट हुए हैं ये तीनों जन, ठीक है, हम सेम उसकी बात करें, केस भी सेम है, तो इन्होंने अलग अलग जगह जो एप्लीकेशन फाइल कर दी है ना रिविजन की, हाई कोर्ट क्या करेगा? अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो केस है उसकी जो ग्रेविटी है, उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि उसको मेरे को डिसाइड करना चाहिए, मी बीइंग द हायर कोर्ट, मेरे को डिसाइड करना चाहिए, तो हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट को बोलेगा कि ट्रांसफ़र कर दे, ये जो एप्लीकेशंस तेरे को आई है ये मेरे को ट्रांसफ़र कर दे, है ना, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, When High Court decides itself to dispose of the application for revision, High Court shall direct the application for revision pending before the session judge to be transferred to itself, ठीक है, यही हमने अभी पढ़ा। तो वो बोलेगा सेशंस कोर्ट को, तो ये जो तेरे को AC ने जो है एप्लीकेशन दी है इस केस से रिलेटेड, वो मेरे को ट्रांसफ़र करते हैं। अब अगर हाई कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन सेशंस कोर्ट भी देख सकता है ना, वो उसके ऊपर है, वो हाई कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि विच कोर्ट द हाई कोर्ट विल चूज़, क्या तो वो खुद को अलाउ करेगा एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेशंस कोर्ट को। तो अगर हाई कोर्ट बोलता है कि तू देख ले भाई इसका, है ना, मतलब ये जो एप्लीकेशन है इससे तू डील कर ले, तो वो क्या करेगा? सिंपली बोलेगा कि जो इसके पास हाई कोर्ट के पास जो एप्लीकेशंस आई होंगी उन एप्लीकेशंस को वो भेज देगा सेशंस कोर्ट को, है ना। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वेयर हाई कोर्ट डिसाइड्स that it's not necessary for it to dispose of the application for revision, it shall direct the application of revision made to it to be transferred to the session court। जो उसको एप्लीकेशंस आई हुई हैं, किसकी आई? उसको डी ने एप्लीकेशन दिया ना हाई कोर्ट को, डी की एप्लीकेशन वो सिंपली बोलेगा टू बी ट्रांसफर टू सेशंस कोर्ट। ये है हमारा सेक्शन 443 इन अ समराइज्ड वे। ये हमारा सेक्शन 443 का सबसेक्शन 1 बेसिकली। अब सबसेक्शन 2 और 3 भी देखते हैं। इनके जो प्रोविजंस है ना, ये एक्सटर्नल रूल्स हैं, रिवॉल्व वो सबसेक्शन 1 के अराउंड ही होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रूल्स प्लस दिए हुए हैं मेनली, जो कि आपको देखने हैं। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि व्हेनेवर एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन इज ट्रांसफर टू हाई कोर्ट, है ना, द कोर्ट शॉल डील विद द सेम एज इफ इट वर एन एप्लीकेशन डली मेड बिफोर इटसेल्फ। अगर कोई भी एप्लीकेशन सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर होती है तो हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन से वैसे ही डील करेगा या उसको इस तरीके से ही डिसाइड करेगा एज इफ वो एप्लीकेशन पहले
उसी को ही आई हो, है ना। उसका जो वे ऑफ डीलिंग है उस एप्लीकेशन से, उसका जो एडजुडिकेशन का जरिया होगा वो अलग नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसको वो ट्रांसफ़र हुई है, वो अपने वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ दैट एप्लीकेशन चेंज नहीं करेगा। उसके जो तरीके होंगे टू डिसाइड दैट एप्लीकेशन वो उसी तरीके से होंगे एज इफ वो एप्लीकेशन पहले उसको आई हो, ठीक है। सेम सबसेक्शन 3 भी बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेशंस कोर्ट, बट वो बोलता है कि व्हेनेवर एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन सेशन जज या सेशन कोर्ट को ट्रांसफ़र होती है तो सेशन कोर्ट या सेशन जज उससे उसी तरीके से डील करेगा एज इफ वो सबसे पहले उनको आई हो, है ना, दैट एप्लीकेशन वॉज मेड डली मेड बिफोर इटसेल्फ, या फिर उनके सामने की गई हो वो एप्लीकेशन। ओके, नाउ लास्ट सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ट्रांसफर्ड बाय हाई कोर्ट टू सेशन जज, जब हाई कोर्ट कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन सेशन जज को ट्रांसफर किया तो नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर रिवीजन विल बी लाइंग टू हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट एट द इंस्टेंस ऑफ द पर्सन हुज एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेशंस जज। सिंपल है, अगर हाई कोर्ट ने कोई भी आपकी एप्लीकेशन सेशन जज को ट्रांसफ़र की, उसके बाद आप हाई कोर्ट को उस केस से रिलेटेड कोई भी और एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। हाई कोर्ट आपकी कोई और एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब कि अगर एक बंदे ने फाइल कर दी है और उसने उसको सेशन जज को ट्रांसफ़र कर दिया तो आप बार बार ना हाई कोर्ट को परेशान नहीं कर सकते और जो पूरा प्रोसीजर है उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते बाय कंटिन्यूसली फाइलिंग दी एप्लीकेशंस। अगर आप चाहते हो कि हाई कोर्ट ही आपका मैटर देखे तो यू कैन नॉट अलाउ हाई कोर्ट कि आप कॉम्प्लिकेट करो पूरा प्रोसीजर और बार बार एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट पे फाइल करो, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी आपकी जो एप्लीकेशन सेशन जज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ट्रांसफ़र कर दी है एट द इंस्टेंस ऑफ द पर्सन हुज एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेशन जज। अब सेशन जज को जो ट्रांसफ़र की है, सेशन जज वो आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो आपको बार बार हाई कोर्ट को अप्लाई करने की रिविजन के लिए ज़रूरत नहीं है और हाई कोर्ट उसको एंटरटेन भी नहीं करेगा। अब सेक्शन 444, लेट्स सी व्हाट डज इट सेज। इट सेज ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, है ना, save as otherwise expressly provided by this संहिता, which means subject to any other provisions that's provided under this संहिता। इस संहिता के कोई और प्रोविजन अगर दिए गए हैं तो उनके सब्जेक्शन पे, ओके, कॉन्ट्ररी नहीं है, ये वॉयलेट नहीं कर रहे हैं उन प्रोविजन को, उनके साथ में रहेगा ये प्रोविजन जो हम सेक्शन 444 में आगे पढ़ रहे हैं। क्या है पढ़ रहे हैं हम कि नो पार्टी हैज़ एनी राइट टू बी हर्ड ईदर पर्सनली और बाय एन एडवोकेट बिफोर अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग इट्स रिविजनल पावर्स। जब कोई भी कोर्ट अपनी रिविजनल पावर, मतलब किसी भी रिविजन पिटीशन को सुन रहा है, अपनी रिविजनल पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, तो कोई भी पार्टी के पास राइट नहीं है अपनी बात रखने का उसके सामने, या तो पर्सनली या अपने एडवोकेट के थ्रू, है ना। कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। कोर्ट अपनी जो रिविजनल पावर्स है वो अपने में अकेले में खुद चेक कर लेगा। आपकी जो रिविजन पिटीशन आपने फाइल की है, आपको उसमें कोई भी बोलने का जो है राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ऑफ बीइंग हर्ड। पर देयर इज एन एक्सेप्शन ये है कि अगर कोर्ट चाहे, अगर कोर्ट को फिट लगता है, इफ़ ही कोर्ट थिंक्स फिट, तो जब वो रिवीजन पावर एक्सरसाइज कर रहा है, वो जब आपकी रिवीजन पिटीशन रिव्यू कर रहा है, तो वो चाहे तो किसी भी पार्टी को पर्सनली बुला के, उसके एडवोकेट को बुला के सुन सकता है किसी भी मैटर पे उनकी बात, अगर कोर्ट को लगे तो, ठीक है। लास्ट सेक्शन 445, इट सेज हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। जो आपकी रिवीजन पिटीशंस होती हैं, एक बार हाई कोर्ट ने आपकी डिसीजन दे दिया, उसकी रिवीजन पावर्स एक्सरसाइज करके, अपनी रिवीजन पावर्स एक्सरसाइज करके, वो डिसीजन को लोअर कोर्ट को मनवाना ही होता है टू द पार्टीज़। दैट डिसीजन इज़ फाइनल। लोअर कोर्ट को उस डिसीजन को कंफर्म करवाना पड़ता है। तो सेक्शन 445 उसी बारे में बात करता है। ज़रूरी है कि जो हाई कोर्ट ने अपना रिवीजन एप्लीकेशन पे या रिकॉर्ड एग्जामिन करते हुए अपना जो डिसीजन दिया, उस डिसीज़न को लोअर कोर्ट और लोअर कोर्ट से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं, वो उस डिसीज़न को माने और स्ट्रिक्टली कंप्लाई करे उस डिसीज़न से। व्हेन अ केस हैज़ बीन रिवाइज्ड अंडर दिस चैप्टर बाय हाई कोर्ट और सेशन जज, है ना। रिवाइज्ड मतलब जब उन्होंने रिवीजन एप्लीकेशन को देख के एक ऑर्डर दे दिया उसके ऊपर, तो रिवाइज्ड हो गई ना वो जजमेंट, वो जो केस है वो रिवाइज्ड हो गया। तो जब भी कोई केस रिवाइज किया हाई कोर्ट ने या सेशन जज ने, तो फिर जो भी मैनर सेक्शन 429 जो कि अपील का एक सेक्शन है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस पे, अभी हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 429 समझ लो कि मतलब जो भी सेक्शन 429 में प्रोसीजर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो जो हाई कोर्ट है या सेशन जज है वो अपने डिसीज़न को सर्टिफाई करवाएगा, और वो लोअर कोर्ट जिसका ओरिजिनली वो डिसीज़न था, जिसकी जो
सेंटेंस या ऑर्डर जिसका रिवाइज हो रहा था, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो ये वाला एग्जाम्पल लिए थे, इसमें जो डिसीजन था वो किसने दिया था, CJM ने, राइट। तो ये है हमारा ओरिजिनल कोर्ट, ये है अपना OG कोर्ट। इसने डिसीजन या ऑर्डर दिया था जिसको रिवाइज कौन कर रहा था, हाई कोर्ट, समझ लो हाई कोर्ट रिवाइज कर रहा था इसको, है ना, इन टोटल। तो हाई कोर्ट रिवाइज कर रहा था, तो हाई कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, अपने डिसीजन को सर्टिफाई करवाएगा लोअर कोर्ट से। कैसे करवाएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 429। यही बोल रहा है कि दैट कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन जज जिन्होंने भी डिसीजन दिया है, दैट विल सर्टिफाइड डिसीजन ऑर्डर टू द कोर्ट बाय विच फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर रिवाइज्ड वाज पास्ड और रिकॉर्डेड। मतलब यहाँ पे लोअर कोर्ट की बात हो रही है। जो भी लोअर कोर्ट के सेंटेंस ऑर्डर को हायर कोर्ट रिवाइज कर रहा है, उसी लोअर कोर्ट को वो अपना रिविजन के बाद जो डिसीजन आया है उसको सर्टिफाई करवाएगा। एंड द कोर्ट टू विच द डिसीजन इज सर्टिफाइड, मतलब कि देन अगेन लोअर कोर्ट, जिस कोर्ट को वो अपने डिसीजन सर्टिफाई करवा रहा है, वो उसके बाद उस डिसीजन पे ऐसे ऑर्डर्स देगा जिससे कि वो डिसीजन जो है वो कंफर्म करना पड़े टू द पार्टीज, और वो जो डिसीजन है वो सर्टिफाइड हो जाए, है ना। एंड शॉल देयर अपॉन, यहाँ पे लोअर कोर्ट की बात हो रही है। एंड द कोर्ट टू विच द डिसीजन इज सर्टिफाइड, मतलब लोअर कोर्ट या फिर वो कोर्ट जिसका ऑर्डर रिवाइज हुआ है, शॉल देयर अपॉन मतलब उस डिसीजन पे ऐसे ऑर्डर्स दे एज आर कन्फॉर्मेबल टू द डिसीजन सर्टिफाइड। एज आर कन्फॉर्मेबल मतलब कि टू मेक श्योर कि जो डिसीजन दिया गया है दैट इज कंप्लाइड विथ, एंड इफ नेसेसरी द रिकॉर्ड शॉल बी अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद इट। और जो भी रिकॉर्डेड डिसीजन है उस लोअर कोर्ट का, उसको अमेंड किया जाए और चेंज किया जाए उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो कि हायर कोर्ट ने दिया है, ठीक है। दिस वाज आवर लास्ट सेक्शन, सेक्शन 445। ओरिजिनली दीज आर द सेक्शंस, है ना, लास्ट के 2-3 सेक्शंस ही हैं। आई वॉज नॉट गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज आई डिडंट कंसिडर इट कि मतलब ज़रूरी होगा, बट आई थिंक कंक्लूजन देना रिविजन के प्रोविजंस को ज़रूरी था। सो दैट्स इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।